नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑल्ध्रो एकेडमी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MAPSY 07 यानी नैदानिक मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये वो टॉप 20 सवाल हैं जो आपके सेक्शन A2 मार्क्स वाले प्रश्नों में अक्सर पूछे जाते हैं। तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज की ये क्लास आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नैदानिक मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। और मेरे प्यारे साथियों, सवाल कितना इंपॉर्टेंट है आप इसकी पुनरावृत्ति रेपिटेशन देख सकते हैं। ये 2019, 2020, 2021, 2022, 2017, 2016 हमें पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है, ये सवाल एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो इसका सीधा सा जवाब है नैदानिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की वो ब्रांच है, वो शाखा है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझने, उनका इलाज करने और उन्हें होने से रोकने पर फोकस करती है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें सिखाता है कि मानसिक बीमारियों को कैसे पहचानें, उनका इलाज कैसे करें और उन्हें कैसे रोकें। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रश्न 2, व्यक्ति इतिहास के इस अध्ययन विधि को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, इसकी भी आप रिपीटिशन देखिए। 2020, 2018, 2016, 2019, 2022। ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो समझिए, व्यक्तिवृत्त विधि या केस स्टडी मेथड क्या है। ये किसी एक इंसान या किसी परिवार या किसी समूह का बहुत गहराई से अध्ययन करने का तरीका है। इससे हमें उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार और उनकी समस्याओं को बहुत अच्छे से समझने में मदद मिलती है। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस है दोस्तों। अब आता है प्रश्न 3, DSM मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल को परिभाषित कीजिए। और इसकी भी आप पुनरावृत्ति देख सकते हैं। 2016, 2023, 2017, 2018, 2022। ये भी एक बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों, DSM जिसका पूरा नाम है मानसिक विकारों का नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, एक ऐसी किताब या गाइडलाइन जो मानसिक बीमारियों को क्लासिफाई करने यानी वर्गीकृत करने और उनका निदान करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक तरह से डॉक्टर्स और साइकोलॉजिस्ट्स के लिए एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे वो मानसिक विकारों को पहचानते हैं। प्रश्न 4, जो कि फिर से एक बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, विभ्रम को परिभाषित कीजिए। आप देख सकते हैं, ये 2020, 2017, 2016, 2016, 2018 में पूछा गया है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विभ्रम क्या है? विभ्रम एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति को कोई चीज दिखती है या सुनाई देती है या महसूस होती है, जबकि असल में वो चीज वहां होती ही नहीं है। मतलब कोई बाहरी उद्दीपक, स्टिमुलस नहीं है, फिर भी उसे उसका अनुभव होता है। जैसे किसी को ऐसी आवाजें सुनाई देना जो कोई और नहीं सुन रहा हो। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। मनोचिकित्सा को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये तो लेटेस्ट एग्जाम जून 2024 में भी पूछा गया है और 2016, 2018, 2019 में भी आया है। मतलब है तो बिल्कुल हॉट टॉपिक है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों का इलाज करने का एक तरीका है जिसमें मनोवैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन मकसद होता है उनके व्यवहार को पॉजिटिव तरीके से बदलना ताकि वो बेहतर महसूस कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो ऑल्ध्रो एकेडमी की ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने के लिए डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी क्लिक कीजिए और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। अब आता है प्रश्न 6, दुर्भीति फोबिया को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी 2020, 2017, 2019 में आया हुआ है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दुर्भीति, जिसे हम फोबिया कहते हैं, किसी चीज या सिचुएशन के प्रति एक बहुत ही तेज बेतुका और बिना वजह का डर होता है। ये डर इतना ज्यादा होता है कि ये इंसान की नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है।
जैसे किसी को ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगना या बंद जगह से डर लगना। प्रश्न 7, मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति ओसीडी को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ओसीडी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये 2019, 2016, 2018 में पूछा गया है। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति यानी ओसीडी में व्यक्ति के मन में बार बार कुछ ऐसे विचार आते हैं जो वो नहीं चाहता। ये विचार उसे कुछ खास काम बार बार करने पर मजबूर करते हैं, जैसे बार बार हाथ धोना या चीजों को बार बार चेक करना। ये एक तरह से अनचाहे विचार और उनसे जुड़ी मजबूरियां होती हैं। चलिए प्रश्न 8 की ओर बढ़ते हैं। MMPI मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी 2023, 2022, 2018 में रिपीट हुआ है। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। MMPI, जिसका पूरा नाम है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, एक ऑब्जेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसे हाथावे और मैकीन ने बनाया था। इसका इस्तेमाल खासकर नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है ताकि व्यक्ति के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को समझा जा सके। अब आता है प्रश्न 9, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा CBT को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, CBT तो साइकोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो 2017, 2016, 2018 में भी पूछा गया है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा यानी CBT एक ऐसी थेरेपी है जिसमें पेशेंट के विचारों को बदलकर उसके गलत व्यवहार को ठीक करने की कोशिश की जाती है। इसमें हम सीखते हैं कि हमारे विचार कैसे हमारे इमोशंस और बिहेवियर को प्रभावित करते हैं और फिर उन्हें कैसे बदला जाए। प्रश्न 10, मॉडलिंग प्रतिरूपण को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी 2020 और 2023 में पूछा गया है। ये भी एक जरूरी प्रश्न है। मॉडलिंग या प्रतिरूपण का मतलब है जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, जैसे बच्चे अपने माता पिता को देखकर सीखते हैं। कई बार इसी मॉडलिंग से फोबिया जैसे लक्षण भी विकसित हो सकते हैं जब कोई किसी और को डरते हुए देखता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, काउंटर ट्रांसफरेंस प्रतिस्थानांतरण को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी 2020 और 2023 में रिपीट हुआ है। इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। प्रतिस्थानांतरण एक ऐसी सिचुएशन है जहां थेरेपिस्ट या विश्लेषक पेशेंट के प्रति ही स्नेह, प्यार या इमोशनल अटैचमेंट दिखाने लगता है। ये थेरेपी के दौरान एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है जिसे समझना जरूरी है। प्रश्न 12, नैदानिक एवं असामान्य मनोविज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दोस्तों, ये जून 2018 और जून 2024 में भी पूछा गया है। ये अंतर वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए, सामान्य मनोविज्ञान यानी एबनॉर्मल साइकोलॉजी सिर्फ असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। ये देखता है कि क्या गलत है, जबकि नैदानिक मनोविज्ञान यानी क्लिनिकल साइकोलॉजीज असामान्य व्यवहार को सामान्य करने के तरीकों पर काम करता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं देखता बल्कि उसे ठीक करने के उपाय भी बताता है। प्रश्न 13, नैदानिक मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सक की भूमिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये भी 2018 और 2023 में रिपीट हुआ है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सवाल है। इसमें मुख्य अंतर यह है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और थेरेपी का इस्तेमाल करके इलाज करते हैं, वो दवाइयां नहीं देते। जबकि मनोचिकित्सक यानी साइकियाट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर होते हैं और वो मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए दवाओं का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 14, वैयक्तिक एवं समूह मनोचिकित्सा में अंतर समझाइए। और दोस्तों, ये 2020 में कई बार पूछा गया है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। वैयक्तिक मनोचिकित्सा में एक थेरेपिस्ट सिर्फ एक पेशेंट का इलाज करता है वन ऑन वन। वहीं समूह मनोचिकित्सा में एक थेरेपिस्ट कई पेशेंट्स का एक साथ इलाज करता है। इसमें पेशेंट्स एक दूसरे से भी सीखते हैं और सपोर्ट पाते हैं। प्रश्न 15, लोगो चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये भी 2020 में रिपीट हुआ है। ये भी एक खास तरह की थेरेपी है। लोगो चिकित्सा एक ऐसी साइकोथेरेपी है जो इंसान को अपनी लाइफ में एक मकसद या अर्थ खोजने में मदद करती है। ये विक्टर फ्रैंकल द्वारा विकसित की गई थी और इसका मानना है कि जीवन में अर्थ ढूंढना ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी पर सिर्फ MAPSY 07 ही नहीं बल्कि MAPSY 08, 02, 03, 04, 06, 01, 09 जैसे सभी सब्जेक्ट्स की प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध है।
अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में भी मदद चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पसंदीदा गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। प्रश्न 16, समूह चिकित्सा को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी 2019 और 2016 में पूछा गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समूह चिकित्सा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसी थेरेपी है जिसमें एक साथ कई रोगियों का इलाज किया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि रोगी एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, उन्हें लगता है कि वो अकेले नहीं हैं और उन्हें एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है। प्रश्न 17, मनोविकलता सिजोफ्रेनिया को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2017 और 2021 में पूछा गया है। मनोविकलता यानी सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही सीरियस मानसिक बीमारी है। इसमें व्यक्ति असलियत से दूर हो जाता है, उसके विचार, उसकी सोच, उसकी भावनाएं सब बिखर जाती हैं। उसे ऐसी चीजें दिख सकती हैं या सुनाई दे सकती हैं जो असल में नहीं होती। प्रश्न 18, अस्तित्ववादी चिकित्सा क्या है? दोस्तों, ये जून 2023 और 2019 में रिपीट हुआ है। ये भी एक अलग तरह की थेरेपी है। अस्तित्ववादी चिकित्सा एक ऐसी मनोचिकित्सा है जो व्यक्ति को अपने जीवन का अर्थ और उद्देश्य खोजने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की चिंताओं का सामना कैसे करें और अपनी आजादी और जिम्मेदारी को कैसे समझें। प्रश्न 19, बायोफीडबैक प्रविधि को परिभाषित करें। और दोस्तों, ये भी 2018 और 2017 में पूछा गया है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। बायोफीडबैक एक व्यवहार चिकित्सा है जिसमें व्यक्ति अपनी बॉडी की अंदरूनी एक्टिविटीज जैसे हार्ट रेट या मसल टेंशन को कंट्रोल करना सीखता है। इससे वो अपने शरीर पर ज्यादा कंट्रोल पाकर अपने व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और अब आता है हमारा आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न 20, नैदानिक आकलन को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, ये भी 2021 और 2022 में रिपीट हुआ है। नैदानिक आकलन एक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसके जरिए मनोवैज्ञानिक किसी व्यक्ति की मानसिक समस्याओं को समझते हैं। इसमें वो जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि सही फैसला ले सकें कि पेशेंट को किस तरह की मदद या इलाज की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे आपके MAPSY 07 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। आप सभी को आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।